अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। इस भाग को कहानी से हटा दिया गया है क्योंकि यह केवल अभिवादन है, सामग्री का हिस्सा नहीं है। दादाजी प्रणव 72 वर्षीय एक बुजुर्ग उत्तर प्रदेश के शिवगढ़ नामक एक छोटे से गांव में एक साधारण जीवन जीते थे। उनका रहन सहन और बात करने का तरीका भी उतना ही सरल था। उनकी उपस्थिति में कुछ भी असाधारण नहीं था। उम्र के कारण उनके बाल सफेद हो चुके थे, शरीर थोड़ा झुक गया था और वह हमेशा एक ही तरह के कपड़े पहनते थे। एक फीकी पड़ी खाकी रंग की धोती और एक ढीला सूती कुर्ता। उनकी मुस्कान हमेशा उनके पड़ोसियों के लिए सुकून लाती थी। वह अक्सर अपने घर के सामने चारपाई पर बैठे नजर आते थे। आसपास के लोग उन्हें सब्जी बाजार में कपड़े के छोटे थैले के साथ पैदल चलते हुए देखते थे। उन्हें कभी किसी चीज की जरूरत से ज्यादा इच्छा नहीं हुई। न उन्होंने कभी शिकायत की, न ही कभी दूसरों की बुराई की। वह सादगी की मूर्ति थे। लेकिन एक बात थी जो दादाजी प्रणव के बारे में अनूठी थी। उनका पोता आर्यन। आर्यन दादाजी की आंखों का तारा था। 22 वर्षीय आर्यन अपने दादाजी के साथ रहता था और एक स्थानीय कार वर्कशॉप गैरेज में मेहनत से काम करता था। आर्यन का काम और उसका सीधा सादा आचरण हर किसी को पसंद था। गांव के सभी लोग आर्यन की ईमानदारी और कड़ी मेहनत की तारीफ करते थे। दादाजी प्रणव केवल मुस्कुराते थे और जानते थे कि उनका पोता उनके जीवन की ढाल बनेगा। उनकी जिंदगी रोज की तरह शांत और सरल गति से चल रही थी, जब तक कि वह रात नहीं आई जिसने सब कुछ बदल दिया। रात बीत गई और सुबह हो गई, लेकिन आर्यन घर नहीं लौटा। जैसे जैसे रात गहराती गई, दादाजी का दिल डूबने लगा। इस बार दरवाजे पर कोई शांत नमस्ते या आर्यन की जानी पहचानी आवाज नहीं आई। उन्होंने आर्यन के दोस्तों, पड़ोसियों से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। उन्हें सिर्फ एक ही भयानक जानकारी मिली। एक युवा लड़के को पुलिस ने पिछली रात गिरफ्तार कर लिया था। दादाजी प्रणव का दिल जोर से धड़का। एक तेज और डरावना एहसास उनके अंदर गूंज उठा। कुछ गड़बड़ था। यह आर्यन का तरीका नहीं था। उस रात, वर्षों में पहली बार, दादाजी प्रणव की आंखों की चमक बदल गई। वह ठंडी, दृढ़ और भयानक थी। वह अपनी जगह से धीरे से उठे। उनका पोता कहाँ था? उन्हें उसे घर लाना था। वह जानते थे कि यह आर्यन का अपराध नहीं था। आर्यन अपनी सादगी के बावजूद एक बड़ा सपना पाले हुए था। वह इंजीनियर बनना चाहता था और एक दिन अपनी खुद की वर्कशॉप खोलना चाहता था, ताकि वह अपने गांव के लोगों की मदद कर सके। वह सुनिश्चित करना चाहता था कि दादाजी को कभी भी वित्तीय चिंता न करनी पड़े। वह अपने दादाजी ने उसके लिए जो कुछ भी किया था, उसका बदला चुकाना चाहता था। आर्यन अपनी वर्कशॉप से देर रात घर लौटता था। वह हमेशा अपने दादाजी के लिए कुछ न कुछ लाता था, चाहे वह समोसे हों, चाय हो या पास के ढाबे से बिरयानी का एक पैकेट हो। वह अपने दादाजी का ध्यान रखता था और हमेशा समय पर घर लौटता था। वह मानता था कि जीवन ईमानदारी और सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन उस रात, जिस सड़क पर वह चल रहा था, वह उसके नियंत्रण में नहीं थी। अंधेरा, थकावट और घर जाने की इच्छा के बीच एक पुलिस गश्ती दल ने इलाके की तलाशी ली। आर्यन को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता या दूर हट पाता, एक कठोर हाथ ने उसकी बांह पकड़ ली। हाथ ऊपर करो, हिलना मत, एक पुलिसकर्मी चिल्लाया। आर्यन चौंक गया। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने कोई गलती नहीं की थी। माफ करना सर, मैं बस घर जा रहा हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। पुलिसकर्मी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसे दीवार की ओर धकेला, उसकी तलाशी ली और फिर बिना किसी स्पष्टीकरण के उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। आसपास के नागरिक बिना हस्तक्षेप किए बस देखते रहे। यही है, यह रहा, अपराधियों के हुलिये से बिल्कुल मिलता है, एक पुलिसकर्मी चिल्लाया। आर्यन ने विरोध करने की कोशिश की, यह समझाने की कोशिश की कि यह जरूर कोई गलतफहमी है। सर, मैं अपराधी नहीं हूं, मैं वर्कशॉप में काम करता हूं, अभी अभी घर जा रहा हूं। लेकिन किसी ने नहीं सुना, किसी को परवाह नहीं थी। कुछ ही सेकंड में उसे एक पुलिस की गाड़ी में घसीटा गया। उसका दिमाग अस्त व्यस्त था। वह नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। वह बस एक चीज जानता था, उसे घर जाना था, क्योंकि वहां दादाजी प्रणव उसका इंतजार कर रहे थे। पूरी रात बीत गई और अगले दिन सूरज पहाड़ियों के पीछे से निकल आया। उसकी हल्की रोशनी दादाजी प्रणव के घर के आंगन पर पड़ी, लेकिन उनके दिल में कुछ गलत महसूस हो रहा था। आर्यन कभी बिना बताए नहीं लौटता था।
दादाजी अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे, सामने के रास्ते को घूर रहे थे। उनके हाथ में एक कप चाय ठंडी हो चुकी थी। बीत रहा हर पल एक यातना जैसा लग रहा था। तभी एक युवा लड़का हांफता हुआ आया। उसका नाम राजू था और वह वर्कशॉप में आर्यन का दोस्त था। उसका चेहरा चिंता से भरा था। आर्यन कान में भासान, मेज और बूट कान इमाम। दादाजी, दादाजी, क्या हुआ? दादाजी ने पूछा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक छिपी हुई दृढ़ता थी। युवा लड़के ने लड़खड़ाते हुए कहा, आर्यन। आर्यन को पुलिस पकड़कर ले गई। दादाजी, किस लिए? उन्होंने फिर पूछा। उनकी आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। कहते हैं कि उस पर चोरी का इल्जाम है। दादाजी, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा जब वे उसे पुलिस की गाड़ी में ले जा रहे थे। सन्नाटा छा गया। सुबह की ठंडी हवा दादाजी के शरीर में दौड़ रही अचानक गर्मी को शांत नहीं कर पाई। उनकी आंखें बदल गईं। वह अब एक नरम दिल बुजुर्ग की नजर नहीं थी, बल्कि कुछ और थी, बहुत ज्यादा ठंडी और संकल्पित। वह अपनी कुर्सी से उठे। राजू उनके पैर की नसें खींचते हुए देख सकता था। आमतौर पर यह आदमी शांति की मूर्ति होता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। दादाजी, आप कहाँ जा रहे हैं? राजू ने पूछा। मेरे पोते को छुड़ाने। वह धीरे से घर के अंदर चले गए। उन्होंने कोने में एक पुरानी अलमारी खोली। अंदर से उन्होंने एक छोटा, लंबे समय से न छुआ गया थैला निकाला। मजबूत हाथों से उन्होंने थैला खोला। अंदर एक फीका पड़ा पहचान पत्र था। उस पर साफ साफ लिखा था, सेवा निवृत्त कर्नल प्रणव राव, कर्नल पुरनावी रवान प्रणव राव। राजू ने डर से अपना मुंह ढंक लिया। दादाजी, प्रणव एक साधारण आदमी नहीं थे। मेरे पोते को ले चलो, दादाजी ने कहा। दादाजी प्रणव जब पुलिस स्टेशन की ओर बढ़े तो उनके कदम दृढ़ थे। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई डर नहीं। सड़क पर जो भी उन्हें देखता, वह सवालिया निगाहों से देखता। उस बुजुर्ग में कुछ बदल गया था। वह अब घर के सामने आराम करने वाले दादाजी प्रणव नहीं थे। फोर्स की मानकर की पूरे बाज के अब उनकी आंखों में तीखापन था। उनकी सांसें नियमित थीं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई संदेह नहीं था। वह अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें क्या करना है। पुलिस स्टेशन के गेट पर पहुंचने पर ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने उन्हें हैरान होकर देखा। नमस्ते, बाबा। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? दादाजी ने सीधे उसकी ओर देखा। मुझे थाना प्रभारी से मिलना है। सिपाही थोड़ा हैरान हुआ। क्यों? आप कौन हैं? दादाजी प्रणव ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपना पुराना पहचान पत्र आगे बढ़ा दिया। जैसे ही पुलिसकर्मी ने उस पर लिखे शब्द पढ़े, कर्नल सेवा निवृत्त प्रणव राव, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उनका चेहरा सामान्य भाव से तनाव में बदल गया। उसने पहचान पत्र वापस किया और ज्यादा सतर्कता से बुजुर्ग को देखा। एक मिनट, सर, उसने जल्दी से अंदर भागने से पहले कहा। ज्यादा समय नहीं लगा। थाना प्रभारी शॉ अपने दफ्तर से बाहर आ गए। वर्दी और कंधे पर रैंक वाला एक भारी भरकम आदमी तेजी से दादाजी प्रणव के पास आया। उनके चेहरे पर शांत रहने की कोशिश थी, लेकिन आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। प्रणव, सर प्रणव, उन्होंने लगभग अविश्वसनीय लहजे में पूछा। दादाजी प्रणव ने समय बर्बाद नहीं किया। मेरा पोता यहां हिरासत में है। मैं चाहता हूं कि वह अभी बाहर निकले। थाना प्रभारी ने घबराकर निगल लिया। सर, मुझे मुझे फाइल देखनी होगी। अगर वह वास्तव में अपराधी नहीं है तो हम जरूर। मुझे प्रक्रिया नहीं जाननी, दादाजी प्रणव ने टोक दिया। उनकी आवाज कम थी, लेकिन उसमें एक शक्ति थी जिससे किसी को भी डर लगता था। मुझे पता है कि तुम लोग कौन हो। मैं आर्यन को यहां से लेकर जा रहा हूं अभी। उनके आसपास के कुछ पुलिसकर्मी फुसफुसाने लगे। उनमें से कुछ ने उस नाम को पहचान लिया, कर्नल प्रणव। एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसकी दृढ़ता और अन्याय के सामने कभी पीछे न हटने के लिए जाना जाता था। थाना प्रभारी ने अपना अधिकार बनाए रखने की कोशिश की। सर, कृपया शांत रहें। मुझे दोबारा जांच करनी होगी कि आपके पोते का। अचानक दादाजी की आवाज इतनी तेज हो गई कि पूरे कमरे में गूंज उठी। मैंने कहा कि मेरे पोते को यहां लाओ अभी। थाना प्रभारी ने जल्दी से फोन उठाया। उनकी सांस भारी थी। उन्होंने अपने आदमियों को मुड़कर देखा। आर्यन को यहां लाओ अभी। और उसी पल पुलिस स्टेशन का माहौल बदल गया। अब कोई अहंकार नहीं था, कोई अपमानजनक आवाज नहीं थी। जो कुछ बचा था वह एक बुजुर्ग था जो अपने पोते के लिए न्याय मांग रहा था।
कुछ ही देर में दो युवा पुलिसकर्मी जल्दी से अंदर आए। उनके बीच आर्यन लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था, उसके होंठ फटे हुए थे और उसकी आंखें सूजी हुई थी। दादाजी प्रणव ने अपने पोते को देखा। यह देखते ही कि उसके साथ यातना की गई है, एक लंबे समय से दबी हुई, वर्षों पुरानी आग उनके अंदर जल उठी। वह लगभग फुसफुसाहट में, लेकिन किसी भी धमकी से ज्यादा भारी आवाज में थाना प्रभारी की ओर मुड़े। यह किसने किया? किसी ने जवाब नहीं दिया। पुलिसकर्मी अपनी निगाहें झुकाए चुपचाप खड़े रहे। दादाजी प्रणव ने थाना प्रभारी की वर्दी का कॉलर कसकर पकड़ लिया। तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं? उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द उन कमरे के लोगों के दिल में एक खंजर की तरह चुभ रहा था। मैंने बहुत सी चीजों को नजरअंदाज किया है, लेकिन इस बार नहीं। थाना प्रभारी ने घबराकर निगल लिया। उनके माथे पर पसीना आने लगा। सर, मैं मैं समझा सकता हूं। क्या समझाओगे? दादाजी प्रणव ने अपनी पकड़ ढीली की और उन्हें घूर कर देखा। तुम कैसे समझाओगे कि तुमने एक निर्दोष बच्चे को उठाया, उस पर जुर्म कबूल करने के लिए जोर डाला? तुमने मेरे पोते के साथ जो किया वह गलतफहमी नहीं है, यह सत्ता का दुरुपयोग है। उन्होंने थाना प्रभारी के आदमियों की ओर देखा। इसकी हथकड़ियां खोलो। आखिरकार कांपते हाथों से पुलिसकर्मियों ने जल्दी से आर्यन की हथकड़ियां खोल दी। यह एक सेवानिवृत्त कर्नल था जो कभी युद्ध के मैदान की अग्रिम पंक्ति में खड़ा था। यह वह नजर थी जिसने थाना प्रभारी जैसे लोगों को चींटी जितना छोटा महसूस कराया। तुम्हें क्या लगा कि यह खत्म हो गया? उनकी आवाज इतनी ठंडी थी कि पूरा कमरा सिहर उठा। उन्होंने आर्यन की ओर देखा। चलो घर चलते हैं बेटे। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। उसका शरीर दर्द से भरा था, लेकिन उसके दादाजी के बगल में खड़े होने पर उसे एक नई ताकत मिली। उसे लगा कि कोई है जो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। वह दोनों पुलिस स्टेशन से धीरे धीरे बाहर निकले, लेकिन दरवाजे से ठीक पहले दादाजी प्रणव एक पल के लिए रुके, बिना मुड़े। हम फिर मिलेंगे, उन्होंने साफ आवाज में कहा। लेकिन वह जगह यह नहीं होगी। और उन्होंने बाहर कदम रखा। उस कमरे को डरे हुए चेहरों से भरा छोड़ दिया। बाहर सूरज ऊपर चढ़ रहा था। हवा धीरे से चल रही थी, लेकिन उस पुलिस स्टेशन के अंदर बड़ी गलती करने वालों को अभी अभी एक ठंडक ने घेर लिया था। दोपहर का सूरज तप रहा था जब दादाजी प्रणव और आर्यन पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। उनके कदम धीमे थे, लेकिन अर्थ से भरे हुए थे। आर्यन अभी भी अपने शरीर में दर्द महसूस कर रहा था, लेकिन उसके कंधे पर दादाजी के हाथ की पकड़ उसे वह ताकत दे रही थी जिसकी उसे जरूरत थी। उनके पीछे पुलिस स्टेशन का माहौल अभी भी तनावपूर्ण था। जो पुलिसकर्मी पहले इतने अभिमानी थे, वे चुपचाप खड़े थे, कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें अभी अभी एहसास हुआ था कि वे एक साधारण बुजुर्ग से नहीं, बल्कि एक सेवानिवृत्त कर्नल से उलझ गए थे, जिसकी ताकत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। घर पहुंचते ही दादाजी प्रणव सीधे रसोई में गए। उन्होंने आर्यन को बैठने के लिए कहा, फिर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी से दवा और पट्टी का एक छोटा सा बक्सा निकाला। उनके हाथ अभी भी मजबूत थे। जब उन्होंने आर्यन के चेहरे पर लगे घावों को साफ करना शुरू किया। बताओ बेटे। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। आर्यन ने अपने दादाजी की ओर देखा। उसके पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन आखिरकार उसके होंठों से एक ही वाक्य निकला। उन्होंने मुझे जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया, दादाजी। दादाजी प्रणव का हाथ एक पल के लिए रुका। उनकी आंखें स्थिर थीं, लेकिन उनकी आत्मा में कुछ बदल गया। उन्होंने मुझे मारा। बार बार पूछते रहे कि क्या मैंने यह किया है। दादाजी प्रणव ने दवा लगाई, फिर अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। उन्होंने उस पर कुछ नाम और पते लिखे। उनके लालाजी पर 20 कर आगे पाँच किया है, साथ ही उन वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी जो राज्य मुख्यालय में उनके संपर्क थे। उन्होंने अपना पुराना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। प्रणव बोल रहा हूं, एक गहरी आधिकारिक आवाज सुनाई दी। दादाजी प्रणव हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी। तुम अभी भी सेना मुख्यालय में हो? उन्होंने सपाट स्वर में पूछा। हाँ, क्या हुआ? दादाजी प्रणव ने आर्यन की ओर देखा, जो अभी भी अपनी छोटों को पकड़े हुए कुर्सी पर बैठा था। इस शहर की पुलिस अपनी सीमा लांघ रही है, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। मैं चाहता हूं कि उन पर कार्रवाई हो। सन्नाटा छा गया। फिर फोन के दूसरी ओर से एक भारी सांस सुनाई दी। तुम जानते हो कि यह आसान नहीं होगा। दादाजी प्रणव ने केवल हल्के से मुस्कुराया। मैं आसान नहीं मांग रहा हूं, मैं केवल न्याय मांग रहा हूं।
ठीक है। फोन पर आवाज ने जवाब दिया। मैं इसकी जांच करवाता हूं। सो जाओ बेटे, उन्होंने प्यार से कहा। कल हम देखेंगे कि इस देश में असली ताकत किसके पास है। घर के बाहर शाम की हवा धीरे से चल रही थी, लेकिन दादाजी प्रणव के दिल में एक तूफान प्रहार करने के लिए तैयार था। और जिन्होंने उनके पोते को चोट पहुंचाई थी, उन्होंने अभी अभी अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी। अगले दिन पुलिस स्टेशन का माहौल बिल्कुल बदल गया था। पुलिसकर्मियों की अब कोई शांत हंसी नहीं थी, न ही अभिमानी चेहरे थे जो कल किसी को भी दबाने के लिए तैयार थे। अब कमरा तनाव से भरा था। कुछ अधिकारी फुसफुसा रहे थे, यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी बाहर से कदमों की आवाज गूंजी। कई वर्दीधारी अधिकारी दृढ़ कदमों से अंदर आए। वे साधारण पुलिसकर्मी नहीं थे। उनके कंधे पर लगे प्रतीक चिन्ह स्पष्ट रूप से दर्शाते थे कि वे राज्य मुख्यालय से विभागीय जांच टीम व्यर्ड के थे। थाना प्रभारी, जो कल इतना आत्मविश्वासी था, अब घबरा गया। वह शांत रहने की कोशिश करते हुए अपनी कुर्सी से उठा जब एक लंबा आदमी उनके कमरे में आया। उस आदमी का चेहरा सख्त था, आत्मविश्वासी था। उस आदमी का चेहरा सख्त था और उसकी आंखें तीखी थीं। आर्यन मामले के लिए कौन जिम्मेदार है? उस आदमी की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। थाना प्रभारी ने घबराकर निगल लिया। मैं हूं, सर। लेकिन यह बस एक गलत फहमी थी। हमने उसे छोड़ दिया था। उस आदमी ने उन्हें ठंडी नजर से देखा। हमारे पास आर्यन नामक एक बंदी पर यातना की रिपोर्ट है। हमारे पास यह भी सबूत है कि उस पर वह अपराध स्वीकार करने के लिए दबाव डाला गया था जो उसने नहीं किया था। कुछ पुलिसकर्मी जो कल आर्यन से पूछताछ में शामिल थे, बेचैन हो गए। उनमें से एक धीरे से पीछे हटने लगा, स्थिति से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुख्यालय से आए आदमी ने जारी रखा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमें यह रिपोर्ट सीधे एक प्रभावशाली व्यक्ति से मिली है। थाना प्रभारी ने अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश की। कौन, सर? ठीक उसी पल एक हल्की सी कदमों की आवाज सुनाई दी। सभी सिर दरवाजे की ओर मुड़े और वहां दादाजी प्रणव खड़े थे, अपने पुराने फीके कपड़ों में नहीं, बल्कि एक साफ सफेद कुर्ता पायजामा में। उनकी आंखें पहले से ज्यादा तेज थीं। वह शांत भाव से अंदर आए, उन चेहरों को देखते हुए जिन्होंने कल उनके पोते को अपमानित और दबाने की कोशिश की थी। कमरे में माहौल और ज्यादा ठंडा हो गया। वह कर्नल प्रणव हैं, कुछ पुलिसकर्मी फुसफुसाए। थाना प्रभारी, जो शुरू से ही घबराया हुआ था, अब लगभग बोल नहीं पा रहा था। दादाजी प्रणव कुछ कदम थाना प्रभारी की मेज के सामने रुके। उन्होंने उस आदमी को एक ऐसी नजर से देखा जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था। तुम्हें क्या लगा कि तुम बिना किसी परिणाम के जो चाहो कर सकते हो? उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन पूरे कमरे में गूंज रही थी। थाना प्रभारी ने विरोध करने की कोशिश की। प्रणव सर, हम बस प्रक्रिया का पालन कर रहे थे। प्रक्रिया? दादाजी प्रणव ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। तुम्हारी प्रक्रिया में कब से एक निर्दोष बंदी को मारना शामिल हो गया? कब से कानून ने किसी को ऐसा अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जो उसने नहीं किया? थाना प्रभारी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। मुख्यालय से आए अधिकारी ने उनकी ओर देखा। जांच हो रही है इंस्पेक्टर, और आपके लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की है। दादाजी प्रणव ने चारों ओर देखा। हर कोई चुप था, और जब वह मुड़े तो उन्होंने देखा कि आर्यन दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें दर्द से भरी थीं। दादाजी प्रणव ने केवल कहा, चलो घर चलते हैं बेटे। आर्यन ने अपने दादाजी का हाथ थाम लिया। इस बीच हथकड़ियों की खटखटाहट की आवाज आई, जो यह दर्शाता था कि दादाजी प्रणव के लिए न्याय की जीत हो गई थी। आर्यन को अपने शरीर में दर्द होगा, लेकिन उस बोझ की तुलना में कुछ भी नहीं था जो उसके कंधों से उतर गया था। वह आजाद था, सुरक्षित था, और यह सब उसके दादाजी की वजह से था। सड़क पर कुछ पड़ोसी उन्हें उत्सुकता से देख रहे थे। पुलिस स्टेशन में जो कुछ हुआ था उसकी खबर तेजी से फैल गई थी। कुछ नागरिक जो असली कहानी जानते थे, दादाजी प्रणव को सम्मान की नजर से देख रहे थे। घर पहुंचकर दादाजी प्रणव सीधे रसोई में गए और 2 कप चाय डाली। फिर वह अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए, शाम की रोशनी में चमकते हुए खेतों को देख रहे थे। आर्यन उनके बगल में बैठा गहरी सांस ली। दादाजी, उसकी आवाज धीमी थी, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे। दादाजी प्रणव ने अपने पोते को बिना देखे ही चाय का कप सौंप दिया। कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटे। आर्यन ने कप पकड़ लिया और अपने बगल में बैठे आदमी की ओर देखा।
उन्होंने हमेशा अपने दादाजी को एक शांत, सज्जन व्यक्ति के रूप में देखा था। उन्हें कभी नहीं पता था कि उन्होंने कितने बुरे अनुभव देखे हैं, युद्ध के मैदान में दोस्त खोना, अन्याय होते देखना, लेकिन कभी हार न मानना। तुम क्यों लड़े, दादाजी? तुम क्यों नहीं चाहते थे कि मैं हार मानूं? दादाजी प्रणव ने धीरे से मुस्कुराया। यह इस बारे में नहीं है कि हम कितनी जोर से लड़ते हैं बेटे। यह इस बारे में है कि हम कैसे खड़े रहते हैं। यह दुनिया तब भी नहीं बदलेगी जब हम चुप रहेंगे। आर्यन ने चाय पी। उस पल में उन्होंने स्कूल या कॉलेज में कभी भी सीखी गई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा मूल्यवान सबक सीखा। उन्होंने साहस के बारे में सीखा, उन्होंने सम्मान के बारे में सीखा, और उन्होंने सीखा कि एक सीधा सादा आदमी किसी भी वर्दी से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। शाम की हवा उनके चेहरों को छू गई। आर्यन को अब कोई पछतावा नहीं था। वह जानता था कि उसकी सुरक्षा और उसके दादाजी की ताकत हमेशा उसके साथ रहेगी, और वह उसके लिए आभारी था।